मेरे बेटे ने एक गरीब लड़के से शादी कर ली। फिर कुछ ही दिन बाद बेटे ने नया घर खरीद लिया जो बहुत खूबसूरत था। बेटा रोज रात को बहू को वापस पुराने घर ले जाता। एक दिन पुराने मोहल्ले गई तो औरतें मुझे गालियां देने लगी। तुम कैसी जालिम सास हो, तुम अपनी बहू पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता। फिर एक रात मैं छुप कर पुराने घर के अंदर गई तो जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मैं बेटी की दिन ब दिन गिरती हालत की वजह से बहुत परेशान थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इकलौते बेटे के लिए क्या करूं। मेरा बेटा रोज मेरी आंखों के सामने मर रहा था, मगर मैं सब कुछ देखते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। हर वक्त जहां मैं इतनी परेशान रहती, वहां मेरी बहू को पति की इस हालत की परवाह भी नहीं थी। वो उसे नॉर्मल कहती थी। मुझे बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि एक तो वह मुझे पसंद नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि वह मुझे अपने बेटे के बिल्कुल लायक नहीं लगती थी। दूसरा, अब उसकी ज़िंदगी में आ गई थी तो उसके बाद पति को जैसे दीमक की तरह खा रही थी। मेरे दिन रात फिक्र और परेशानी में गुजर रहे थे, जबकि वो नॉर्मल होती पिछले 2 महीने से मैं बेटे की सेहत के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रही थी। उस दिन मैं बेटे के लिए परेशान बैठी रो रही थी कि पुराने मोहल्ले का ख्याल आया और मैं उठकर चल दी। जब मोहल्ले में पहुंची तो घर के सामने लोगों का एक बड़ा भीड़ था। लो आ गई अमीर औरत, खुद तो बंगलों में जाकर बैठ गई, हमारे लिए रहना मुश्किल बना दिया। कई औरतों के गुस्से वाली आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी तो मैं घबरा गई। मामला यकीनन बहुत गंभीर था। शादी के 8 साल बाद जब भगवान से मिन्नतें मुरादों के बाद मुझे बेटा मिला था, सब देखते रह गए, क्योंकि इतना हसीन बच्चा हमारे पूरे खानदान में नहीं था। मैं और मेरा पति बहुत खुश हुए। ऊपर वाले ने न सिर्फ औलाद दिया था, बल्कि औलाद को उसने की दौलात भी दी थी। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता गया, उसकी खूबसूरती भी बढ़ती गई। पूरे मोहल्ले और खानदान के बच्चों में मेरा बेटा सबसे अलग नजर आता। जो कोई भी मेरे बेटे को देखता, चाहे वह जानने वाला होता या अनजान होता, लाड से उसे प्यार करता। सब हैरान होते कि हमारा बेटा इतना खूबसूरत कैसे, क्योंकि हम मियाँ बीबी इतनी खूबसूरत नहीं थे और हमारे नक्श भी कुछ खास नहीं थे। हमारा बेटा मोहल्ले भर का लाडला था। वक्त गुजरता गया, मेरा बेटा राजा जब 10 साल का हुआ तो मेरे पति का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी, मगर फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं अकेली नहीं थी, फिर साथ में मेरा सहारा मेरा बेटा भी था। मुझे उसके लिए जिंदा रहना था। यही सोचकर मैंने अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी। आधी आधी रात को जाग कर मैं कपड़े सिलाई करती। बेटे के नाजो नखरे वैसे ही उठा रही थी जैसे उसके बाप की ज़िंदगी में हम उठाते थे। मैं बेटी की हर फरमाइश पूरी करती, ताकि वह यह ना सोचे कि अगर उसका बाप जिंदा नहीं रहा तो माँ फरमाइश पूरी नहीं कर सकती। मैंने उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। उसकी फीस के लिए एक एक रुपया जोड़कर रखती थी। मैं यह सोचकर बहुत मेहनत करती कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा तो मेरे ये मुश्किल दिन टल जाएंगे। फिर आराम से कोने में बैठकर खाना नसीब होगा। मगर कुदरत को शायद यह मंजूर नहीं था। तभी मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद सब कुछ उल्टा हुआ। जब मेरा बेटा मैट्रिक में पहुंचा तो ना जाने कैसी वो बुरी संगत में पड़ गया था। जब मुझे पता चला तब पानी सर से ऊंचा हो चुका था। मेरे समझाने मिन्नत करने का किसी चीज़ का भी मेरे बेटे पर असर ना हुआ, बल्कि उल्टा हुआ झगड़ने लगता। मैं उसका यह रवैया देखकर बहुत परेशान थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल चुका था। अब वो छोटा बच्चा भी नहीं रहा कि मैं डांट डपट करके सुधार लेती। 16-17 साल का जवान लड़का था। मोहल्ले के कई लोगों ने मेरे हाल पर तरस खाते हुए मेरे बेटे को समझाने की कोशिश की, मगर वो उसके साथ भी झगड़ने लगा। तंग आकर सबने मुझे यही कहा कि इसे इसके हाल पर छोड़ दो, शायद कभी उसे खुद एहसास हो जाए। मेरी रात होते ही नींद चैन सुकून सब उड़ चुका था। मैट्रिक के इम्तिहान में जैसे तैसे करके वह बैठने पर राजी तो हो गया था, मगर जब रिजल्ट निकला तो वह फेल था। मैं बुरी तरह रोई। मेरे सारे ख्वाब जो मैंने अपने बेटे के हवाले से देखे थे कि पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा और फिर किसी ऊंचे घराने में उसका ब्याह करूंगी, सब ख्वाब ख्याल टूट कर बिखर चुके थे। मगर उसे जरा भी परवाह न थी। वह कहता था कि माँ, पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए बस मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरी हजार मिन्नत के बावजूद भी उसने पूरी तरह से
पढ़ाई से नाता तोड़कर मेरे दिल को भी बहुत ठेस पहुंचाई। जिस बेटे के लिए मैंने दिन रात एक करके मेहनत की, उसने मुझे यह सिला दिया था। सारा सारा दिन वह दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता, रात को घर आता, वो भी सिर्फ खाने और सोने के लिए। घर को उसका खाने और सोने का अड्डा बना लिया था। मगर मुझे अंदाजा था कि वह बुरी संगत में है तो अच्छे काम तो नहीं कर सकता। मगर फिर भी जब पहली बार मैंने उसे अपने कमरे में सिगरेट का नशा करते देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत रोई और फिर से समझाने की कोशिश की तो वह इतना गुस्से में आ गया था, मुझ पर हाथ उठाने पर तुक गया। तो मैंने उस दिन के बाद डर के मारे चुप हो गई। मोहल्ले के लोग जब राजा के बारे में गलत गलत बातें करते, उसे आवारा नसाई कहते, तो मेरा दिल बहुत दुखता। मगर क्या कर सकती थी, चुप रहती। लोग मेरे पास इसकी शिकायतें लेकर आते थे, मैं लोगों के आगे हाथ जोड़ देती कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। वह मेरा बेटा तो है मगर मेरे हाथ से निकल चुका है। कुछ लोग मुझे बुरा भला कहते और कुछ मेरी मजबूरी समझकर खामोश हो जाते। कई बार तो पुलिस भी घर आ गई मगर मुझसे सिर्फ पूछताछ करके चली जाती। मैं रो रो कर ऊपर वाले से इकलौते बेटे की हिदायत की दुआएं मांगती। दूसरी बहुत सी बुरी आदतों के साथ उसे लड़कियों की लत भी थी। आवारा तो था ही मगर हैंडसम भी था, तो लड़कियां यह जानते हुए भी कि वह कोई शरीफ लड़का नहीं, उस पर मरती थी और वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाता था। महंगे महंगे गिफ्ट बटोरता। अक्सर मैं उसके पास कीमती कपड़े और जूते देखा करती थी। एक दिन एक लड़की उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आई और कहा, 3 महीने से राजा उसे शादी का साझा देकर बेवकूफ़ बनाता रहा है और साथ साथ माल भी बटोर रहा है, मगर अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है। वो लड़की बहुत रोती रही मेरे आगे और बार बार कहती कि आंटी, राजा से कहो मुझसे शादी कर ले, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उसने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊंगी। मुझे उस पर बहुत तरस आ गया और बेटे पर बहुत गुस्सा। अच्छी खासी खुश शक्ल लड़की थी, महज सूरत की वजह से मेरे बेटे के झांसे में आई थी। मगर मैं जानती थी कि मेरे बेटे को उस लड़की के लिए नहीं माना सकती, क्योंकि मेरा उस पर बिल्कुल जोर नहीं चलता था। मगर फिर मैंने उससे वादा कर लिया कि बेटे को मनाने की कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन जब मैंने बेटे की बात की तो वह भड़क उठा और कहा कि वह कोई शरीफ चलन की लड़की नहीं है। आधी रातों को मुझे अपने बैठक में बुलाती रही है। मैं ऐसी लड़कियों से हरगिज शादी नहीं कर सकता जो रातों को लड़कों को बुलाती हो। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी की इज्जत खराब करते हुए? तो वो गुस्से से घर से निकल गया। वो लड़की बार बार आती रही। मैं उसके आगे अपनी मजबूरी बयान करती रही कि मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मेरी ना सुनना ना मानता। मगर वो लड़की हर मानने को तैयार ना थी। एक दिन वो आई तो उसी वक्त राजा भी घर आ गया और उसे देखकर गुस्से में आ गया और उसे गालियां देते हुए हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। वह लड़की रोती हुई गई। कुछ देर बाद खबर आई कि उसने खुदकुशी का इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगाते हुए रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं थानों के चक्कर काटती रही। आखिर मेरे रोने धोने और मिन्नत पर उस लड़की के घर वालों ने शिकायत वापस ले ली और यूं मेरा बेटा रिहा हो गया। मगर उसके बाद भी उसने सबक न सीखा। मैं बहुत समझाते रही मगर उसने अपनी बेस न बदली। मगर फिर से तो एक दिन गजब ही हो गया। एक दिन मैं बरामदे में बैठी कपड़े सी रही थी। मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, माँ, मैंने जितने भी गलत काम किए हैं, आपका दिल दुखाया, मुझे उस सब के लिए माफ़ कर दें। अब मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, जो आप बोलेंगी वही करूंगा। मैं तो उसके मुंह से यह सब कुछ सुनकर हैरान रह गई और ये बेयकीनी से उसे देखने लगी। वह मेरे पांव पकड़े बैठा था। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैंने रोने लगी। मेरे बेटे ने मुझे गले से लगाया, मेरे हाथ चूमा और कहा, माँ, अब मैं आपको आपका अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसने अपना कहा कर दिखाया। वह बिल्कुल बदल गया। सुबह सवेरे तैयार होकर चला जाता और शाम को वापस आता। उसने मुझे बताया कि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिली है। मैं हैरान हुई कि बिना डिग्री की नौकरी कैसे मिल सकती है। तो उसने बताया कि एक बार वह रात को सड़क पर घूम रहा था। एक बड़ी गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो कुछ डाकुओं ने उसी गाड़ी वाले को रोककर लूटा और गोली मार दी। वो आदमी तड़प रहा था तो मेरे बेटे ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। वक्त पर अस्पताल लाने पर उस आदमी की जान बच गई। वह शख्स बहुत अमीर था। उसने अपनी जान बचाने के खातिर मेरे बेटे को नौकरी पर रख लिया था, यह जानते हुए भी कि वह
मैट्रिक फेल है। बेटे के मुंह से भी सारा बात सुनकर मैं उस आदमी को दुआएं देने लगी जो हमारी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आया था। अब मेरा बेटा शरीफ इंसान की तरह रहने लगा था। सारे बुरे दोस्तों की संगति भी उसने छोड़ दी थी। धीरे धीरे हमारे घर में खुशहाली आने लगी थी। बेटा हर महीने पैसों की एक बड़ी गड्डी मुझे दिया करता था। पहले मोहल्ले में जो घर बसते सबसे ज़्यादा गरीब था वो घर हमारा था। अब जो घर सबसे अच्छी हालत में था वह हमारा था। मोहल्ले वाले भी इस काया पलट पर हैरान थे। कुछ लोग कहते अच्छा है सुधर गया, बेचारी माँ की टेंशन भी खत्म हुई। मगर कुछ लोग बोलते कि किसी का दिमाग खराब है जो इस मैट्रिक फेल को नौकरी पर रख लिया। यकीनन यह कोई गैर कानूनी काम करता है। मैं अब उन बातों की परवाह न करती क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा बेटा सारे बुरे काम छोड़ चुका है। बेटा सुधरा, घर में खुशहाली आई, दौलत आई तो वह लोग जो पहले उसे आवारा कहते अब खुद अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर आने लगे। उसमें से कई अच्छे अच्छे घरानों के रिश्ते भी थे। मेरी ख्वाहिश थी कि चांद जैसा मेरा बेटा है वैसे ही चांद जैसे बेटे की टक्कर की बहू लाऊंगी। इसलिए मैं अच्छे घरों में जाकर लड़कियां देख रही थी। कई खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़कियां भी देखी मगर जिस तरह की खूबसूरत बहू मैं चाहती थी वैसे मुझे मिली ही नहीं। मेरी कोशिश जारी थी मगर शायद तकदीर में नहीं लिखा था कि मेरे बेटे की शादी मेरी पसंद से हो। एक दिन मेरा बेटा सुबह काम पर गया तो शाम की बजाय दोपहर को ही वापस आ गया। मगर अकेला नहीं था, उसके साथ एक छोटे से कद की सांवली रंगत की मामूली शक्ल वाली लड़की थी। पूछने पर बेटे ने बताया कि उसने शादी कर लिया और ये उसकी बीबी है। मुझे बहुत जोर का झटका लगा। मैं चौंक कर रह गई क्योंकि मैं तो उसके लिए चांद जैसी बीवी लाने को सोच रही थी मगर वो क्या ये ले आया, इतनी आम सी लड़की। मैं सदमे से रोने बैठ गई। बेटे पर चिल्लाने लगी कि ये क्या कर गए। मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो मुझे हंस मुझ पर मगर बेटे पर ना मिली बातों का असर हुआ और ना रोने धोने का। उसने सिर्फ इतना कहा कि माँ ये लड़की मुझे पसंद थी इसलिए शादी की। रही लोगों की बात तो उसे कोई परवाह नहीं है और वैसे भी उसे कंपनी की तरफ से नया घर मिल गया है इसलिए हम वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। मैं घर का सकती थी, भला रो रो कर खामोश हो गई। बहू को न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ा। दूसरे दिन हम नए घर में शिफ्ट हो गए। यह एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नौकर चाकर गाड़ियाँ सब कुछ था। मैंने जब बेटे से सवाल किया कि ये सब कुछ कहाँ से आया तो उसने कहा कि माँ यह तुम्हारे बहू के नसीब से आया है। मेरे बॉस का कोई बेटा नहीं था तो उसने अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी। अब वो ऑफिस ही मेरा है। मैं सोच में पड़ गई। वहाँ वो वक्त था जब रुपया पैसा जोड़ना पड़ता था और कहाँ यह वक्त आ गया कि पैसा ही पैसा था। समझ नहीं आता था कि कहाँ खर्च करूँ। मैं इन ऐश में बहुत खुश थी मगर बहू के हवाले से दिन में अरमान जरूर था कि काश किसी रईस घराने की खूबसूरत लड़की होती जो मेरे बेटे के साथ जचती। कभी कभार जब अफसोस पड़ जाता तो मेरे बेटे के आगे फटफटती कि क्या ज़रूरत थी इस काली कलौटी लवारिस लड़की से ब्याह रचाने की जो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जचती। ना आगे है इसका और न पीछे। तो क्या वह मुस्कुरा कर खामोश हो जाता। एक दिन सुबह मैं लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। मेरी बहू अपने कमरे से निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे हैरानी हुई मगर मैंने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद यह मामूल बन गया। मैं उसे अक्सर रोता हुआ दिखती और बेटे के चेहरे पर भी अक्सर गुस्सा नजर आता। मेरे सामने वह बात बात पर टीवी बीवी को डांट देता। मैं भी कुछ नहीं कहती, खामोश रहती क्योंकि मेरे दिल में अब भी यही ख्वाहिश थी कि वो इस औरत से जान छुड़ाए और मैं उसके लिए खूबसूरत बीबी लाऊं। कुछ महीने बाद मुझे अपनी बहू की हरकतें अजीब लगने लगी। मेरा बेटा जब दफ्तर जाता तो कभी कभी वो भी पीछे से निकल जाती और घंटों बाद वापस आती। मैं पूछती तो कहती कि माँ शॉपिंग करने गई थी राजा से इजाज़त लेकर, हालांकि हाथ में कोई शॉपिंग बैग भी ना होता। मैं जब यह बात पूछती तो कहती माँ कुछ पसंद ही नहीं आया इसलिए नहीं लिया। मगर मेरा शक रोज बरोज बढ़ने लगा। मैं उसके चाल चलन को जानने की लगी। बार मैंने उसे फ़ोन पर बात करते देखा। मुझे देखकर या तो वो फ़ोन बंद कर देती या बात बदल देती। मैं राजा से जिक्र करती, वो हंसकर टाल देता और कहता नहीं माँ आपका वहम है। मगर मेरे दिल में शक बैठ गया था। एक दो बार मैंने नौकर को रिश्वत देकर उसका पीछा भी करवाया मगर नौकर ने वही रिपोर्ट दी कि बीवी मार्केट में गई थी। एक रात मेरा बेटा अपनी बीवी को लेकर बाहर चला गया। जब वापस आया
और मैंने पूछा तो कहा वॉक पर गए थे। फिर रोज रात को यही मालूम हो गया। बीवी को लेकर चला जाता और सुबह के करीब वापस आता। मेरे पूछने पर वो आकर बताता। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उस पर बिगड़ने लगी कि यह कौन सी वॉक है जो रात से लेकर सुबह तक होती है। तुम लोग कहीं और जाते हो और मुझसे छुपा रहे हो। मगर बेटा और बहू ना माने और वॉक पर ही जोर दिया। एक दिन बैठे बैठे अचानक मुझे पुराने घर की याद सताने लगी। वहाँ जब गई और मोहल्ले की कुछ औरतों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बातों बातों में बताया कि तुम्हारा बेटा और बहू रोज रात को यहाँ आते हैं। पुराने घर में मुझे सख्त हैरानी हुई और साथ में गुस्सा भी आया कि इतने दिन से रात को वो दोनों यहाँ आ रहे थे और मुझसे छुपाते रहे। खैर जब घर गई, बेटा शाम को दफ्तर से आया। मैंने जब उससे यह बात कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे सख्त हैरानी हुई। फिर दूसरी रात जब वह बीवी को लेकर घर से निकला तो मैं भी पीछे चल पड़ी। हैरत की इंतहा न रही जब उसे पुराने घर में जाते देखा। मैं भी पीछे अंदर चली गई। मुझे सामने देखकर बहू और बेटा दोनों शर्मिंदा हो गए। मैंने जब नाराज होकर पूछा कि मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी तो बेटे ने बताया कि माँ, असल में मेरे साथ कुछ दिक्कत हो गया है। मुझे रात को नींद बिल्कुल नहीं आती थी। मैं एक दिमागी डॉक्टर के पास गया तो उसने चेक करने के बाद पूछा कि मुझे नींद न आने की शिकायत कब से है। मैंने जब बताया कि तब से है जब से मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ तो उस डॉक्टर ने कहा कि एक रात पुराने घर में जाकर सो। मैं जब एक रात उस पुराने घर आया तो मुझे बहुत सुकून नींद आई। अगले दिन यह बात मैंने डॉक्टर को बताई तो उसने तो कहा मुझे अपना इलाज करवाना होगा जिसमें 6 महीने लगेंगे, मगर जब तक इलाज पूरे नहीं हो जाएगा तब तक मुझे उसी पुराने घर में ही सोना पड़ेगा। इसलिए मैं रोज़ रात को बीवी को लेकर यहाँ आ जाता हूँ और फिर पूरी रात अच्छी नींद लेने के बाद सुबह नए घर चले जाते हैं। बेटे की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि मुझसे यह बात क्यों छुपाई। तो उसने कहा वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता था। खैर उसके बाद मैं बिंदास हो गई। बहू की तरफ से दिल में जो शक था वो भी धीरे धीरे जाता रहा। अब वो रोज मुझे बताकर पुराने घर जाते थे और फिर सुबह वापस आते। कभी कभी बेटी की हालत देखकर जब खाने पीने के बावजूद वो कमज़ोर होता जा रहा था तो मैं परेशान होकर कहती कि जब से तुमने इस चुड़ैल से शादी की है तब से तुम्हारी सेहत को जंग लग गया है। क्योंकि मैं महसूस कर रही थी कि दिन ब दिन मेरे बेटे की सेहत गिरती जा रही थी। फिक्रमंदी के इंतज़ार करती तो मेरा बेटा कहता माँ परेशान ना हो, ऑफिस का काम ही इतना ज़्यादा होता है कि क्या करूँ। एक दिन सुबह उठी तो देखा बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उल्टियाँ कर रहा था। मेरे हाथ पैर फूल गए। बहू ने फौरन फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया जिसने चेकअप के बाद कहा शायद बदहजमी हो गई है। मगर मुझे अच्छे से याद था कि उस रात तो मेरे बेटे ने कुछ खाया भी नहीं था। फिर बदहजमी कैसे? भला पिछले कुछ टाइम से मेरा बेटा सादा खाना खा रहा था। मैं और मेरी बहू उसकी पसंद की डिशेस बनाकर उसके सामने रखती और कहती कि खाओ, मगर वो एक निवाला लेकर पीछे हट जाता। मैं खुद से कहती रहती क्योंकि मेरा बेटा बचपन से ही काफ़ी अच्छा खाता था, मगर अब जैसे जिंदा रहने के नाम पर खाने लगा था। खैर उस दिन वह सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। मैं और मेरी बहू थोड़ा बहुत खिलाने की कोशिश करती रही। शाम को हैरत की बात थी, वह ठीक होकर उठ बैठा और बीवी को लेकर पुराने घर चला गया। हालांकि मैंने बहुत मिन्नतें की कि वहाँ ना जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यही सोने की कोशिश करो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। फिर हर दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक दिन जिद करके मैं उसे अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टर्स को दिखाए, कई महंगे टेस्ट भी करवाए, मगर रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई। जो उसकी हालत थी उससे लगता था कि वह किसी बीमारी में ग्रस्त है, मगर बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद कोई ना हो सका। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, मगर मेरी बहू के चेहरे पर परेशानी नाम की कोई चीज़ न दिखाई देती। वह अक्सर मुझे कहती माँ खामखा आप परेशान होती हैं और इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, मगर फिर राजा की सारी रिपोर्ट्स क्लियर आती है। आप मानती क्यों नहीं कि वह बीमार नहीं है, बस काम की वजह से थकावट और कमजोरी हो जाती है। मगर मेरा दिल मानने को तैयार ना था। मुझे पक्का यकीन था मेरे बेटे को कोई ना कोई बीमारी जरूर है जो डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे थे। एक दिन मैं सच्चाई जानने के लिए एक रात होते ही बेटे बहू के जाते ही उसके पीछे पीछे चली गई।
परेशान घर में दाखिल हुई, सामने वाले कमरे में गई तो अंदर का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई। मेरी बहू रोने लगी और रोते हुए मेरे बेटे का गिरेबान पकड़कर कहने लगी, यह सब तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है, क्योंकि तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं ना, अपनी बीवी मानते हो। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा। दिल के हाथों बेबस हो गई थी मैं, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क करती हूँ। रोते रोते वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके होश में आने के बाद सारी हकीकत जानकर मैं हैरान रह गई। वो मामूली सांवली सी लड़की जो मेरी बहू थी, करोड़ों की जायदाद की मालकिन थी, पर रोड वाली कहानी फर्जी थी। कुछ महीनों पहले कहीं जाते हुए उस अमीर लड़की की नज़र मेरे बेटे पर पड़ी थी तो वह उस पर मर मिटी थी। फिर यह जानने के बाद कि वह एक गरीब फैमिली से है, उसने मेरे बेटे को नौकरी पर रख लिया। कुछ टाइम बाद उसने जब शादी का कहा तो मेरे बेटे ने साफ इनकार कर दिया कि वह किसी आम शक्ल वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता। मगर वह अमीर लड़की की रोती मिन्नत करती रही। आखिरकार उसने ऑफर दी कि वह अपनी सारी दौलत मेरे बेटे के हवाले कर देगी, बदले में वह उससे शादी कर ले। मगर मेरे बेटे ने यह शर्त रख ली कि वह सिर्फ नाम की बीवी होगी, हकीकत में उसका रिश्ता असली मियाँ बीवी वाला नहीं होगा। वो लड़की ना चाहते हुए भी इस शर्त पर राजी हो गई। मगर शादी के बाद जब मेरा बेटा उससे दूर दूर रहता तो वह रोती, इसलिए गुस्से में आकर उसने फिर से ब्लैकमेल करने लगी। अगर उसका कहा नहीं माना तो वो मुझे जान से मार देगी। माँ के प्यार के आगे मेरा बेटा झुक गया और वो लड़की मेरे बेटे के साथ हर रात जबरदस्ती करती थी। यही कारण था कि मेरा बेटा खाना पीना छोड़ दिया था और कमज़ोर और बीमार होने लगा था। मैं जब मेरी बहू का मुंह अपने तरफ किया और एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा कि जालिम बेवकूफ़ औरत, किसी के साथ ज़बरदस्ती करके किसी का प्यार हासिल नहीं किया जाता। प्यार तो सामने वाले की अच्छाई देखकर अपने आप होने लगती है। कुछ दिन इंतज़ार तो कर लेती, साथ में रहते रहते तुम्हारी अच्छाई देखकर मेरा बेटा खुद तुमसे प्यार करने लग जाता। लेकिन तुम तो पति को पति ही नहीं समझा, बस हासिल करने की चीज़ समझी, इसलिए तुम उसके दिल में जगह ही नहीं बना पाई। मेरी बहू ने बेटे को पुराना घर सोने के लिए इसलिए लेकर आती थी ताकि उसकी करतूत कभी मुझे पता न चले, लेकिन मैंने आज उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। मैंने बहू से कहा कि अपनी दौलत जायदाद सब उसे ही मुबारक हो, मैं अपना बेटा अब उसके हवाले नहीं करूँगी। मेरे बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसने मुझसे माफ़ी मांग ली कि लालच में आ गया था। अब उसकी सेहत फिर से ठीक होने लगी है। फिर मैंने अपनी पसंद से उसकी शादी करवाई। यह बहू बहुत नेक और वफादार है। दोनों अब बहुत खुश हैं, मैं भी उन्हें देखकर खुश हूँ और ऊपर वाले का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे सही समय पर उसकी सच्चाई मेरे सामने ला दी और मेरा बेटा बच गया। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।